नमस्कार साथियों, मैं हूँ जीवा आदमी और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 का सिविक्स यानी नागरिक। इससे पिछले वीडियो में हमने हिस्ट्री का क्लास लिया है और ज्योग्राफी का लिया है, क्लास 8 का ही। तो आप लोग जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए चलते हैं लेसन की ओर। देखिए दोस्तों, इसमें ज़्यादा लेसन नहीं दिया है, 7 ही दिया है। संविधान, भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य, संसदीय व्यवस्था, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय, आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका, सामाजिक समस्याएं, ये सारा दिया है। तो पहले हम लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए संविधान, आप लोग को तो सबको पता होगा दोस्तों कि संविधान जो है, संविधान के निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान, पिछली कक्षा में भारतीय संविधान के बारे में, निर्माण के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, संविधान कैसे बना है। अब इस पिछले कक्षा में आपने पढ़ा है कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ है। आपने ये भी जाना कि हमारा संविधान जो है दोस्तों, वो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे लिखित संविधान है। पूरा संविधान जो है लिखित रूप में भी हमारे पास है। हमारा संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। और ये ऐसे ही नहीं मिला है दोस्तों, इसके लिए बहुत सारा लड़ाई लड़ना पड़ा है। आपको तो पता ही होगा कि हमारा देश जो था, अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था, अंग्रेजों का गुलाम था। कई वर्षों के संघर्ष और आंदोलनों और राष्ट्रीय चिंतन का नतीजा है दोस्तों। इसमें संघर्ष भी था, आंदोलन भी किया गया था और राष्ट्रीय चिंतन भी किया गया था कि हमारे देश का जो वर्तमान में हाल है इसको कैसे बदला जाए। हमारे समय के जो राजनेता थे वो दोस्तों बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे लीडर थे। आज हमारा जो देश है उन्हीं लोग का मेहनत और चिंतन का परिणाम है कि आज हम जो है अपने घर पे सुरक्षित है। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं का संघर्ष के दौरान भी भारत में स्वरूप के बारे में काफ़ी विचार किया गया। औपनिवेशिक भारत के अंग्रेजों को बनाए गए कानून का हर नागरिक त्रस्त था। उस समय जो अंग्रेजों का शासन था वो, उससे लोग जो है काफ़ी त्रस्त थे दोस्तों। हर व्यक्ति परेशान था अंग्रेजों के संविधान से, अंग्रेजों के बनाए गए कानून से। अंतर स्वतंत्र भारतीय संविधान निर्माण की महसूस किया कि इस देश में राष्ट्र स्वरूप लोकतांत्रिक ही होना चाहिए। तो उस समय के नेता लोग जो विकास के कि हमारे जो देश का जो स्वरूप है वो लोकतांत्रिक ही होना चाहिए ताकि सभी लोग उसमें आ सके और सभी का जो समस्या है, सभी का जो मुद्दा है वो उसमें लाया जा सके ताकि सरकार में आम लोगों की सहभागिता बने। क्योंकि दोस्तों संविधान लोकतंत्र में लोगों का शासन ही होता है। संविधान का मतलब ही होता है जनता का। दोस्तों संविधान का मतलब ये होता है कि लोकतंत्र का, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। यहाँ दोस्तों देखिए, ताकि सरकार आप लोगों से बताइए हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भेदभाव रहित थे, समाज से निर्माण में आशा की जाती है हर नागरिक समान हो। और उस समय सबसे बड़ा ये किया गया उस समय तो दोस्तों हमारे देश में बहुत ज़्यादा ही भेदभाव था और जाति के नाम पे, लिंग के आधार पे, कास्ट के आधार पे बहुत ज़्यादा भेदभाव था। तो उस समय के जो लीडर्स थे हमारे, वो ये चाहते थे कि सभी नागरिक जो है समान हो। सबसे पहले समानता के अधिकार के लिए उन लोगों ने चिंतन किया कि सभी को समान अवसर मिल सके। क्योंकि बहुत सारे गरीब लोगों को पढ़ाई से वंचित रखा गया था दोस्तों। दलित लोग जो थे, छोटी जाति के लोग थे, उन लोगों को सिर्फ सेवा के लिए रखा गया था। तो उन लोगों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था दोस्तों, सम्मानपूर्वक रहने का अधिकार नहीं था। तो इस तरह से बहुत सारी कुरीतियाँ थी जो लंबे समय से हमारे समाज में आ रही थी, जिसका खंडन और पूरी तरह से खत्म संविधान आने के बाद हुआ है दोस्तों। अब जिसके निर्माता जो है भीमराव अम्बेडकर कहलाते हैं संविधान। और ये भी पता है दोस्तों कि संविधान जो है कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों संविधान निर्माण में हमारा जो है लीडर्स का बहुत बड़ा सहयोग है। उन्होंने इसके बारे में बहुत चिंतन किया। आपको पता ही है कि जब हमारा देश गुलाम था तो उस समय फ्रांस और यूरोप साइड में क्रांति आ गई थी और वहाँ के लोकतंत्र स्थापित हो गया था। तो सभी जगह की जो है, जहाँ जहाँ क्रांति आई थी और संविधान लिखा गया था या बनाया गया था, वो सब संविधान पर चिंतन किया गया ताकि जो अच्छा पॉइंट है उसको आत्मसमर्पित किया जाए। ये वर्ड भी दिया गया है संविधान के प्रस्तावना में दोस्तों। चलिए अब हम लोग संविधान के आयाम के बारे में जानेंगे। संविधान का आयाम क्या है? सबसे पहला दोस्तों संवाद है। संवाद का मतलब होता है दोस्तों कि हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है वो कई स्तर पे है। जैसे हमारे देश की संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसे फेडरलिज्म भी बोलते हैं दोस्तों। संघीय शासन व्यवस्था, संवाद का तात्पर्य है देश में किसी एक से ज़्यादा स्तरीय सरकारी होना, जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर।
दोस्तों हम आप लोगों को फिर से बताते हैं कि हमारे देश में जो संविधान ये व्यवस्था है सरकार चलाने का, वो 3 स्तर है। पहला स्तर है दोस्तों ये केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट को केंद्र सरकार बोलते हैं, राज्य और स्टेट गवर्नमेंट को राज्य सरकार बोलते हैं, और हमारा जो लोकल एरिया सरकार होती है उसे हम स्थानीय सरकार बोलते हैं। तो दोस्तों ये तीनों मिलकर जो है हमारा पूरा व्यवस्था को देखती है और संभालती है। दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं, भारत के सभी स्तरों की सरकारों के विभिन्न मुद्दे फैसले लेने का अवसर होता है। तीनों का अपना अधिकार क्षेत्र होता है दोस्तों, और सभी अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ही कार्य करती है। अब यहाँ देख सकते हैं, लेकिन कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार को होती है। तो दोस्तों तीनों अपना अपना अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करती है, लेकिन कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार को होती है। दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि कानून जो है सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र सरकार ही बना सकती है दोस्तों। और जिन मुद्दों पर कानून, जिस मुद्दे पर वो कानून बनाना चाहती है उसे जो है दोस्तों वो जो कानून ये 3 सूची के अंतर्गत आना चाहिए, जिसका जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों हमारा जो पूरा संविधान है वो 3 सूची के अंतर्गत आता है। एक होता है दोस्तों संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, संघ सूची केंद्र के लिए होता है, एक राज्य सूची राज्य के लिए होता है, और एक होता है दोस्तों समवर्ती सूची जो दोनों के अंतर्गत होता है, जैसे शिक्षा, ये सारा चीज़ जो है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जिसका जो है कार्यभार दोनों सरकार मिलकर देखती है। दोस्तों जैसे कुछ यहाँ पे बताया भी है दोस्तों, देख सकते हैं आप, संघ सूची के में सुरक्षा, वित्तीय, संचार जैसे राष्ट्रीय मामले आते हैं। संघ सूची मतलब दोस्तों सेंट्रल वाला, यानी केंद्र वाला। इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रीय महत्व के विषय में रखा गया है, जिन्हें केंद्र सरकार बनाती है। तो ये वाला जो दोस्तों संघ सूची जो है, इसमें सुरक्षा आता है दोस्तों, देश की सुरक्षा जो सर्वोपरि जिसमें हमारे फोर्स लोग, आर्मी जवान सब जो है हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात तैनात करते हैं। और दूसरा है दोस्तों वित्तीय, संचार। वित्तीय दोस्तों ये बैंकिंग सिस्टम जो है, करेंसी वाला संचार दोस्तों, जो संचार व्यवस्था है जिससे हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं बातचीत करने के लिए, पोस्ट ऑफिस, ये सारा जो व्यवस्था होती है संचार कहलाता है दोस्तों। इसे राष्ट्रीय महत्व के विषय में रखा गया, जिस पर केंद्र सरकार कानून। ये तीनों ये जो दोस्तों पढ़ेंगे संघ सूची के अंतर्गत आता है, जिसका सरकार कानून जो है केंद्र सरकार बनाती है, उसके अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। जैसे इसके अंतर्गत आता है दोस्तों, फिर से एक बार समझ लीजिए, सुरक्षा आता है, वित्त आती है, संचार आती है, और राष्ट्रीय महत्व भी दोस्तों आता है कि कौन सा देश के साथ हमारा महत्व कैसा है, किसके साथ हमें दोस्तों क्या करना है। दोस्तों अब देखते हैं ये राज्य सूची के अंतर्गत क्या आता है। तो राज्य सूची के अंतर्गत दोस्तों जैसे भूमि, कृषि, पुलिस, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों। संबंधित विषय भूमि, कृषि, पुलिस आदि ये सब जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है, और इसके बारे में कानून भी राज्य सरकार ही बना सकती है, राज्य सरकार ही बना सकती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कुछ ऐसे विषय हैं जो दोनों के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो ये समवर्ती सूची के अंदर शामिल होता है। इसमें दोनों का सहमति से दोस्तों कानून बनता है। अगर किसी प्रकार का मतभेद होता है तो केंद्र सरकार का ही कानून ही मान्य होता है। इसमें होता तो सब दोस्तों इसमें आपसी सहमति से ही है, लेकिन अगर दोनों में विवाद हो तो केंद्र सरकार का कानून जो है सर्वोपरि होता है। लेकिन कभी कभी राज्य द्वारा बनाए गए कानून में अगर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ तो कानून उस समय मान्य होगा। लेकिन अगर दोस्तों राज्य सरकार का कानून अगर राष्ट्रपति साइन कर दिया है तो फिर वो मान्य होता है। दोस्तों हम फिर से ये चीज़ रिपीट कर देते हैं कि हमारे संविधान में 3 सूचियाँ हैं, जो एक संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। शिक्षा, तो दोस्तों संघ सूची के अंदर सुरक्षा आता है, वित्त आता है, संचार आता है, राष्ट्रीय महत्व आता है कि हमारे देश में किसके साथ कैसे संबंध रखना है, किससे करेंसी में क्या बदलाव, फिर कौन सा मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय मामला है वो केंद्र सरकार देखती है दोस्तों। राज्य के अंतर्गत आता है, संबंधित होता है जैसे भूमि, कृषि, पुलिस, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ये दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जिसका कानून जो है राज्य सूची, समवर्ती सूची का कानून जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बनाती है। लेकिन कुछ मतभेद होने पर दोस्तों केंद्र सरकार का नियम सर्वोपरि होता है। लेकिन अगर
राज्य सूची राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून पे राष्ट्रपति हस्ताक्षर किया हुआ हो तो वो ज़्यादा मान्य होता है दोस्तों। तो बहुत आसान है। संघ सूची का दोस्तों, संघ सूची का ये कानून कौन बनाता है? तो संघ सरकार यानी केंद्र सरकार। और राज्य सूची का तो राज्य सरकार और समवर्ती का दोनों मिलकर बनाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए दोस्तों, अब संसदीय शासन पद्धति की तरफ चलते हैं। हमारे देश में पार्लियामेंट सिस्टम है दोस्तों, पार्लियामेंट सिस्टम। हमारे देश में संसदीय शासन पद्धति अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली की शासन की व्यवस्था, जिसके अंदर 3 व्यवस्था में सरकार आती है दोस्तों। हमारा देश का जो शासन है वो 3 व्यवस्था में है दोस्तों। पहला एक तो कार्यपालिका है, सबसे पहला न्यायपालिका है, उसके बाद व्यवस्था पालिका है और कार्यपालिका। एक कार्य करती है, एक करवाती है दोस्तों, और एक पूरा व्यवस्था देखती है, और एक जस्टिस करती है दोस्तों, न्याय करती है, जो न्यायपालिका है। हमारे देश में जो भी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर ऐसे जनरल कोर्ट, ये सब न्यायपालिका के अंतर्गत आती है दोस्तों। और व्यवस्था पालिका और कार्यपालिका दोनों मिलकर जो दोनों सामंजस्य में जो सरकार चलता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? संसदीय सिस्टम बोलते हैं। कार्यपालिका की शक्ति व्यक्ति के हाथ में ना होकर पूरा मंत्रिमंडल में होता है। कार्यपालिका दोस्तों वो है जो कार्य करवाती है। कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर पूरे मंत्रिमंडल कैबिनेट में निहित होता है। कार्यपालिका शक्ति विधायिका विषय पे प्राप्त होती है तथा वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्तों कार्यपालिका जो है का शक्ति के व्यक्ति के हाथ में ना होकर पूरा मंत्रिमंडल में या कैबिनेट में होता है। और कार्यपालिका वो है दोस्तों जो कार्य करती है, किसके उत्तर, और वो उत्तरदायी होती है किसके प्रति? विधायिका। तो दोस्तों व्यवस्थापिका को ही हम लोग विधायिका कहते हैं दोस्तों। तो विधायिका के अंतर्गत तो वो कार्य करती है कार्यपालिका और उसके प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों केंद्र सरकार पर कार्यपालिका का संवैधानिक स्तर राष्ट्रपति होता है। दोस्तों हमारे मतलब हमारा जो लोकल को अगर छोड़ दिया जाए दोस्तों, तो शासन का जो स्तर है 2 स्तर है। एक जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा, जो जिसका देखना होता है, ये जो व्यवस्था पूरा चलाता है दोस्तों। राष्ट्रपति जो है केंद्र स्तर पे सारा कुछ देखने के लिए होता है, और राज्यपाल राज्य स्तर पे देखने के लिए होता है। तो एक दोस्तों वो लिंक होता है राष्ट्रपति से, वो सारे राज्य में एक राज्यपाल होते हैं देखने के लिए। और एक होता है दोस्तों प्रधानमंत्री से लिंक, एक प्रधानमंत्री से लिंक होता है जो कार्यपालिका होता है। वो दोस्तों प्रधानमंत्री से सभी राज्य में एक मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये व्यवस्था देखते हैं, मतलब ये कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं और ये उत्तरदायी होते हैं राज्य व्यवस्था विधायिका के अंतर्गत। दोस्तों ये थोड़ा सा समझना कठिन होता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट भी है, बहुत थोड़ा सा वर्ड जो है दोस्तों से बहुत डिफिकल्ट होता है, उसका अर्थ समझना पड़ता है। तो केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है राष्ट्रपति होता है दोस्तों। इसमें भी केंद्र स्तर पे होता है। केंद्र स्तर पर जो कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद के हाथ में होती है, और मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों कार्यपालिका होता है जो कार्य करती भी है दोस्तों, करवाती भी है। जैसे कि राष्ट्रपति है तो वो इलेक्शन कमीशन उसके अंदर आता है, जो पूरे देश में चुनाव करवाता है, और वो लोगों को चुनता है कि आपको ये कार्य करना है, और वो जो जिसको हम लोग चुनते हैं वो उत्तरदायी होता है विधायिका के प्रति दोस्तों, उत्तरदायी होता है। और दोस्तों उसी तरह से इसमें भी होता है, हम लोग केंद्र में हम लोग प्रधानमंत्री को चुनते हैं कार्य करने के लिए, और वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। हालांकि भारत में थोड़ा राष्ट्रपति के हाथ में वास्तविक शक्ति होती है, लेकिन वो उत्तरदायी होता है। और अगर दोस्तों राज्य स्तर की सरकार की बात की जाए तो राष्ट्रीय स्तर में वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। मतलब हम लोग चुनते तो हैं दोस्तों मुख्यमंत्री को, लेकिन राज्यपाल जो है राज्यपाल के अंतर्गत वो जो है अपना काम करता है, और वो उसी के देखरेख में होता है दोस्तों। चुनाव भी होता है और चुनने के बाद, लेकिन हमारे देश का जो सिस्टम है दोस्तों उसमें प्रधानमंत्री जो है सर्वाधिक जो है
सर्वाधिक शक्ति जो है प्रधानमंत्री के हाथ में होती है और इधर से सर्वाधिक शक्ति राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त करते हुए तो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए उत्तरदायी थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही पढ़ाते हैं, हम इसी को अच्छे से समझाते हैं। इससे आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग ये समझे कि हमारा जो संसदीय सिस्टम है दोस्तों वो 3 स्तर का होता है, एक न्यायपालिका, एक विधायिका और एक कार्यपालिका। तो दोस्तों न्यायपालिका न्याय देखती है, जस्टिस करती है, और व्यवस्था विधायिका जो है दोस्तों, और कार्यपालिका दोस्तों कार्य का ब्यौरा देखती है और कार्य करवाती है। और ये दोस्तों व्यवस्थापिका जो है जिसको हम लोग चुन के भेजते हैं वो कार्य करता है दोस्तों। सभी स्तर पे छोटा सा लेके बड़ा स्तर तक पे वो कार्य करता है और उसको देखने का काम दोस्तों होता है। आप ये समझिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जो कार्य होता है वो कार्य करने का होता है दोस्तों, और उसका देख रेख करने का कार्य होता है ये क्या बोलते हैं दोस्तों, राज्य स्तर पे राज्यपाल का और केंद्र स्तर पे राष्ट्रपति का। और दोस्तों इन दोनों में जो कोई अगर अपना कार्य अच्छे तरीके से नहीं करता है तो इसका जस्टिस के लिए इस न्यायपालिका का उपयोग किया जाता है। या किसी का जो हमें अगर ये लोग जो है अपना कार्य जो संविधान के तहत नहीं करते हैं, कुछ भी कानून बनाते हैं दोस्तों, या फिर कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे क्या बोलते हैं संविधान का अधिकारों का हनन है या फिर संविधान को ठेस पहुंचाने वाला है, तो उसके लिए फिर हम लोग न्यायपालिका का उपयोग करते हैं ताकि हमारा देश में लोकतंत्र बना रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो ज़रूर देखें और हमने इतने अच्छे से समझाया, ज़रूर समझे, और कुछ नहीं समझ में आया तो ज़रूर पूछें। और वीडियो को दोस्तों आप तो जानते हैं लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि समय से आप लोगों को वीडियो मिलते रहे। इसके आगे दोस्तों देखिए स्वच्छ निष्पक्ष नगर पालिका के बारे में पढ़ाया गया है कि कैसा होना चाहिए नगर पालिका भी। न्यायपालिका में दोस्तों स्वच्छ और निष्पक्ष होना चाहिए। और उसके बाद फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे दोस्तों, मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे। ये दोस्तों अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आप लोग जो है सोशल क्लास 8 का सभी मतलब साइंस का भी वीडियो डाला गया है दोस्तों, और सोशल साइंस में हिस्ट्री ज्योग्राफी का वीडियो डाला गया है, वो सभी वीडियो जरूर देखिए, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दें। और बहुत जल्द मैथ का भी वीडियो आने वाला है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहे, अभी से लगातार जुड़े रहेंगे दोस्तों, तो समय समय पर आपको वीडियो मिलती रहेगी और आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। क्योंकि लोग आप लोग दोस्तों ये जानते ही है कि इस बार एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप में आने वाला है, तो अभी से ही प्रिपेयर रहे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि 8-9 से ही आगे सुनहरा भविष्य का बेस तैयार होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।